लिए ड्रोन पहुंच रहे हैं और जाहिर की जा रही है ये उम्मीदें कि असेंबली सेशन में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के सभी लीडरॉन एनसी की हिमायत करेंगे। एनसी ने 4 राज्यसभा सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस में थोड़ी सी नाराजगी है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। चौथी सीट के लिए जंग चल रही थी, पहली और दूसरी सीट कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट दी और जिसकी वजह से कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हिमायत करेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी की भी हिमायत मिलेगी या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। बीजेपी को साफ तौर पे एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल बाकी तमाम 3 सीटों पे भी और कहीं ना कहीं नजर है और क्या कुछ होगा अंदरूनी तौर पे ये देखना काफी अहम होगा। इस वक्त श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग चल रही है जिसमें इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग के लिए सभी के सभी लीडरान पहुंचते हुए नजर आए। असेंबली चुनाव के हवाले से, असेंबली सेशन के हवाले से, ऑटम सेशन के हवाले से और ऑटम सेशन के अंदर राज्यसभा इलेक्शन के हवाले से इस पर बातचीत होनी है। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सीटों को साधने, एमएलए को साधने और सभी को एक साथ मिलाने की बात चल रही है। पार्सल ऑफ आवर कोलिशन अलायंस में है, वो पक्का करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मीटिंग का पर्पस क्या रहेगा आज? मीटिंग का पर्पस ये लेजिस्लेटर्स मीटिंग होती है, हर जब भी सेशन शुरू हो जाता है तब ये मीटिंग होती है। तो एज यूजुअल ये एजेंडा होगा असेंबली। एजेंडा यही है कि किस तरीके से हमें कहा है कि हमारा विश्वास तोड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने राज्यसभा सीट किस नहीं मीर साहब ने बिल्कुल वो हमारे साथ है। कुदरती बात है, उनको तो मीडिया वाले तो आप कुछ ना कुछ सवाल करेंगे तो नेचुरली वो जवाब उसी तरीके से देंगे। मीर साहब और कांग्रेस हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। कल आप देख लेंगे टीचर्स की मीटिंग है, असेंबली सेशन है, असेंबली सेशन होने वाला है, उसके हवाले से मीटिंग है। सर, नेशनल ये कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि हमारे साथ बिट्रेल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हमारे जो स्पोक्स पर्सन है मुनासिब रहेगा कि आप उन्हीं से बात करें। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस सिलसिले में बात करूं जो मेरी डोमेन से बाहर है। मैं माजरत खा हूँ। आज का एजेंडा है कल का इलेक्शन, परसों जो राज्यसभा का इलेक्शन उसके बारे में बात कर रही है। तो अभी जो राज्यसभा के पोल्स होने वाले हैं, एज इंडिपेंडेंट आप उठे थे शायद? हाँ, मैं उठे थे नहीं, मैं हूँ इंडिपेंडेंट ही। हाँ। तो ये बताइए कि क्या एब्सटेन करेंगे कि क्योंकि नहीं, वोट खबरें काफी ज्यादा आ रही है कि शायद कुले साहब भी एब्सटेन करेंगे। नहीं, वोट डालेंगे, बिल्कुल वोट डालेंगे। कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में थोड़ा सा ये रसाकशी चल रही है, क्या वो सॉर्ट आउट हुआ और उसके बारे में क्या खबर है आपके पास? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान है, तो इनको आपस में क्या कर रहे हैं हमें नहीं उसके मीटिंग में शमूलियत हम इसलिए मीटिंग में शमूल कर रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल करना है और हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, तो इंशाल्लाह वोट तो देना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए वोट तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो कल असेंबली का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद राज्यसभा का भी इलेक्शन है, तो दोनों मामलों पे गुफ्त शनीद होगी और मॉडलिटीज़ तय की जाएंगी कि किस तरह से असेंबली का सेशन भी कंडक्ट हो और उसके साथ साथ राज्यसभा इलेक्शन के बारे में भी बात होगी। कांग्रेस के साथ कुछ सॉर्ट आउट मसला हुआ क्योंकि उनकी सीपीएल मीटिंग अभी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम पार्टिसिपेट शायद नहीं करेंगे। कोई खबर उसके लिए? देखिए, इनविटेशन तो उनको दी गई है और ये जॉइंट मीटिंग है, अब अभी पता चलता है कि वो अटेंड करते हैं या नहीं। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के महासचिव और डोरू से एमएलए गुलाम अहमद मीर ने बुधवार को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के सीट बंटवारे में कांग्रेस को चौथी सीट की पेशकश किए जाने से पार्टी की आस्था को ठेस पहुंची है। मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले या दूसरी सीट की मांग की थी, जिस पर पहले एनसी ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद एनसी ने अचानक अपना फैसला बदल लिया, कांग्रेस को चौथी सीट की पेशकश कर दी और मीर ने साफ कर दिया कि इससे कांग्रेस ने चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया और ये सीट भी एनसी को सौंप दी गई। उन्होंने आगाज से ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति और चर्चाएं श्रीनगर पार्टी दफ्तर में हुई हैं, मीटिंग में हुई हैं। अभी ये बात सहमति नहीं बन पाई है कि आगे इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। दूसरा इसमें ऐड मामला हो गया कि 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव भी है, परसों 24 तारीख को वोटिंग है, तो उसके लिए भी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, हमारे जो 6 मेंबरान हैं उनका क्या रोल रहेगा,
किस साइड वोट करेंगे वो भी खुल के चर्चा करेंगे और जो भी सामने आएगा कलेक्टिव व्यू जो आएगा लेजिस्लेटर्स का वो आपको बता दिया जाएगा। रस्साकशी तो हम नहीं कह सकते हैं रस्साकशी, मगर एक भरोसे का जो एक ठेस होता है, क्योंकि रिश्ते और इस तरह के चीज़ें एक भरोसे पर चलाई जाती है, नेक नीति पर चलाई जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किया है और प्री पोल अलायंस के तहत में लड़े हैं। बाद की बात है किसके खाते में कितना आया वो सामने है, मगर जो नीयत थी वो कांग्रेस की भी नीयत थी कि सेकुलर जमातें इकट्ठे लड़े, क्योंकि यहाँ चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी और उनकी डिवाइसिव पॉलिसी को लेकर। और उसके बाद में जब यहाँ सरकार भी बनी तो सरकार बनते वक्त भी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन जो मेजर पार्टी थी उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हुआ नहीं और कांग्रेस ने उस वक्त ऑप्ट किया कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर रहेंगे। ठीक है, साल भर चला, गवर्नमेंट क्या चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही है, उसमें भी टाइम टू टाइम रिव्यूज़ होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और आते आते राज्यसभा के 4 सीटों को लेकर इस सारी प्रकरण में पहली बार कहा कि एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के नाम से दिल्ली जाना हमने मांगा, पार्टी ने मांगा। और उसको फिर किसी एक अथॉरिटी ने कहा ओके, और बाद में उसको हफ्ते भर में ट्रांसलेट करते करते धक्का मार मार के चौथे नंबर पर लाया, जबकि इनिशियल जो डिमांड थी वो फर्स्ट और सेकंड में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े, एक कांग्रेस लड़े, जो बाय एंड लार्ज सेफ उनका डिवीजन है। तो यही हमारी हाईएस्ट क़यादत ने ये बात रखी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईएस्ट क़यादत की तरफ से एश्योरेंस गई थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया और कहा कि आज की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सकता, कल फिर होगी मीटिंग। तारिक हमीद कर्रा इससे पहले भी नाराज रहे हैं, इस वक्त भी नाराज हैं और इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर पे इस मीटिंग के अंदर, जो कि काफ़ी देर तक चली थी, 4 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे शाम तक, इसमें काफ़ी कुछ चर्चा किया गया था इन अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है, यानी कि असेंबली के अंदर कुछ अलग होने वाला है। ने अभी बताई आपसे कि आज हमने जो यहाँ पे बहस तमहीस हुई उसमें सब मेंबरान ने अपने अपने ओपिनियंस दी, अपने अपनी तजावीज़ दी, जिसको हमने कलमबंद किया और उसको हम दिल्ली अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके सामने रख रहे हैं और उनकी गाइडेंस का हम इंतज़ार करेंगे। इसलिए आज की मीटिंग नामुकम्मल रही और हम उसको कल तक मुलतवी करके उसमें दोबारा इस चीज़ को उठाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा शेक हुआ है और इसी वजह से इस वक्त भी मेंबरान के जो अपने ओपिनियंस थी उन सारी ओपिनियंस को सम अप करके सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था मेरे वास्ते, ताकि उनकी भी गाइडेंस इस बारे में ली जा सके। उस सीट पे जब पीछे हमारा फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ था तो उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट कांग्रेस से ज़्यादा थे, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यही समझा कि अगर बीजेपी को रोकना है वहाँ पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अलायंस पार्टनर, हमें तो वो ऑफर एज अलायंस पार्टनर ही हुई थी, तो इसलिए हमने कहा कि हम इस पर नहीं लड़ते, आप इस पर लड़ सकते हैं। जम्मू डिवीज़न के छुनी इलाके में इलीगल तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं की बिजली और पानी की इलीगल कनेक्शन काटने को लेकर के तहसीलदार बाहू ने XENPAG और XENPDD को एक लेटर लिखा है। तहसीलदार बाहू ने लेटर में जिक्र किया है कि निदेश कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन छन्नी के सदर ने उनको लेटर लिख करके इलीगल तौर पर बसे रोहिंग्या को यहां से बाहर निकालने की मांग की थी। इसके साथ ही रोहिंग्याओं पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम भी लगाया था। अंकल
बडगाम ज़िमनी इंतखाबात से पहले एनसी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद से पार्टी के 9 एमएलए ने बडगाम वाक़ आवाज़ पर उनकी मुलाकात की। यह मुलाकात इंतखाबी तशरीह की रणनीति को लेकर की हुई थी, जिसमें पार्टी की मजबूती और एकजुटता का पैगाम दिया गया था। मुलाकात करने वालों में एमएलए खान साहब, एमएलए हजरत बल, एमएलए बेरवा, एमएलए चरार शरीफ, एमएलए पहलगाम, एमएलए बारामूला, एमएलए पटन, एमएलए गुरेज समेत अन्य नेता शामिल हुए। साफियों से बातचीत करते हुए एमएलए जावेद बैग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की यह सीट जरूर जीतेगी और यह सीट इंतखाबी तशरीह का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आवाम की पूरी हिमायत करेगी। और एमएलए गुरेज ने भरोसा जताया है कि पार्टी बड़े वोटों से वो जीत हासिल करेगी। सभी कारकुनान और लीडर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस हस्ब रिवायत यहाँ इलेक्शन जीतेगी और न सिर्फ इलेक्शन जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और उसके बाद बडगाम को हम उम्मीद रखते हैं कि इस नुमाइंदगी के बाद इससे भी बड़ी नुमाइंदगी मिलेगी। इलेक्शन कैंपेन बजाते खुद एक लाएअमल का तयन होता है। ये इलेक्शन आप देखेंगे कि हम गियर्ड अप हैं, एक तंजीम है, एक आर्डर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट होता है जो कहीं नहीं जाता और उसमें इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं। अभी जो 2024 के इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद फैसला किया पार्टी ने फैसला किया कि हम जो है इस सीट को छोड़ेंगे और गांधरबल सीट रिटेन करेंगे। इस सिलसिले में आप इलेक्शन कमिश्नर ने 1 साल के बाद इलेक्शन का ऐलान किया और आगा महमूद साहब को पार्टी ने मैंडेट दे दिया। तो हम सबका दायित्व बनता है तमाम पार्टी का कि इस सीट को जीतने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और पार्टी कैंडिडेट हमें कामयाब करना है। जितने भी इलाके, जितने भी गाँव मेरी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, इंशाल्लाह रहमान उनका पूरा सपोर्ट पार्टी को होगा। तो हम ये कह सकते हैं सैफुद्दीन भट्ट की जानिब से 100% सपोर्ट आगा सैयद महमूद को मिलेगा और कैंपेनिंग के लिए भी आप निकलेंगे? इसमें तो दो राय है नहीं, इसलिए तो यहाँ है, मीटिंग बुलाई है उसी लिए। सोनावारी से एमएलए एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने आगामी असेंबली सेशन से पहले एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के फल ग्रोवर्स के लिए केसीसी लोन माफी की मांग को लेकर के एक प्राइवेट मेंबर तजवीज़ रेजोल्यूशन पेश की है। इस तजवीज़ का मकसद है बागबानी सेक्टर को राहत देना। ये बीते कुछ साल से मौसमी डिजास्टर, कम बाजार प्राइस, बढ़ती लागत के चलते माली तंगी से गुजर रहे किसानों के लिए है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक ये तजवीज़ स्पीकर ऑफ द असेंबली यानी राथर साहब के जरिए नियम 179 के तहत रीड रूल्स 28 के तहत औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, यानी यह एक्सेप्टेड है। प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव की बैलेट प्रक्रिया 22 अक्टूबर 2025 शाम 4 बजे सचिवालय में यानी कि असेंबली के अंदर देखने को मिलेगी। उधर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज अहमद ने आज राजौरी के डाक बंगलों में हजरत साईं वली नक्शबंदी हयात और कारनामे के नाम से किताब का रस्मी इजरा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने, सहाफ़ियों ने, असातिज़ा इकराम ने, मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सभी ने इस किताब को इलाकाई अदब। और इस वक्त सीधा ये चलते हैं असम्बली के इस मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बाकी सेशनों से अलग है क्योंकि जैसे आप सब जानते हो परसों लगभग 10 साल के बाद दोबारा राज्यसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी तय करना ताकि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हों, उस सिलसिले में इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ तारिगामी साहब का और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। और जो मैं अपने मेंबरों में और हमारे जो साथी मेंबर हैं उनमें जो जोश व देखता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। सर क्या कोई रिफ्टे कांग्रेस और एनसीपी वो आए नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं, उनकी अपनी मीटिंग थी, वो अलहदा पार्टी हैं, उनकी अपनी मीटिंगें होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि इस इलेक्शन में वो किसी तरह भी बीजेपी की मदद या बीजेपी की कामयाबी नहीं होने देंगे।
तो उनको अपनी मीटिंग करने दीजिए, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बताया we have to wait for the green signal of high command। जनाब, उनका अपना सिलसिला, उनका अपना तरीका होता है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में इतना तो फ़र्क है कि उनकी जो यहाँ पे लीडरशिप है उनको अपने हाई कमांड के सिग्नल का इंतज़ार करना होता है। हम अपने फ़ैसले यहीं करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ना इससे किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। उनका हाई कमांड का भी सिग्नल तो ऐसा नहीं होगा जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो, लेकिन जिस तरह नगरोटा की सीट के लिए भी हालांकि वो लड़ने के लिए तैयार थे लोकल लेवल पे, लेकिन हाई कमांड के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। हाई कमांड ने वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी और हमने अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिया। सर, आपने गिरिराज किशोर का बयान सुना होगा, ये खबरें आ रही है कि पीडीपी भी राजी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन आई? हमारे एक कैंडिडेट शमी ओबरॉय साहब आज महबूबा मुफ्ती साहिबा से मिली और उन्होंने पार्टी के तरफ से गुजारिश की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डाल के हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करें। इससे पहले हमारे सदर जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा से फ़ोन पे बात की और उसके बाद हालांकि पीडीपी का कोई ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब को भी और शमी ओबरॉय साहब को यकीन दिलाया कि वो अपने साथियों के साथ मशवरा करके एक सही फैसला लेंगे। सर, आपने गिरिराज किशोर का बयान सुना होगा, जो किसका? गिरिराज सिंह, जो वो कौन है? उसने बोला कि बिहार में जो मुसलमान है वो नमक हराम है, वो हमें उनका वोट। ये कौन है? गिरिराज सिंह किशोर सर। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर है सर। अफसोस की बात है ना अगर कोई यूनियन मिनिस्टर इस तरह की बात करे, लेकिन इलेक्शनों में इन लोगों की आदत है ना, क्योंकि इनके पास काम कुछ दिखाने के लिए है नहीं, ज़मीनी सतह पे उनकी पोजीशन थोड़ी खस्ता है, तो ये फिर मजहबी फसाद जो है वो पैदा करते हैं। मज़हब, ये नमाज़ पढ़ने के बाद ये वहाँ गंगा जल से इलाके को धोने का काम करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। ये इलेक्शन में इन लोगों की आदत है। फिर ये वो लोग कहते हैं कि हम हर हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हर हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी हो रही है तो वज़ीर आज़म साहब को इन बयानों को देख के इन मिनिस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या सिग्नल जा रहा है। उमर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल बडगाम में तकरीर करते हुए आवाम से कहा कि हम बीजेपी या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे पास ऑफर है कि हम उनको जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा ऑफर आया? LOP साहब से पूछिए ना, ऑफर आया कहाँ से? क्योंकि हमने तो कोई ऑफर नहीं दी और उनकी तरह हम मतलब छुप के काम करते नहीं हैं। अगर हमने कोई ऑफर करनी होती तो आप सबके सामने करते। कोई ऑफर आया नहीं, तो अब LOP साहब जब अपने काम में ज़रा दिलचस्पी ज़्यादा दें और ये बेबुनियाद बयान जो हैं इनको अपने घर में ही रखें। तो उमर अब्दुल्ला काफ़ी नाराज़ नज़र आए और उन्होंने साफ तौर पे आने वाले टाइम के लिए एक रूल्स जारी कर दिए कि हर पार्टी का अपना अपना हक है। फिलहाल देखना होगा कि हर पार्टी का क्या मेन मकसद है और क्या कुछ उनका लाए अमल होगा, रद्द अमल होगा। लेह की बात कर लेते हैं, जहां पे एक खास प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जहां पे सरकारी मिडिल स्कूल लेह को ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेह में मर्जर किया गया, मिला दिया गया। इस मौके पर हायर एजुकेशन स्कूल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भानु प्रभात ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की थी। अपने खिताब में भानु प्रभा ने कहा कि मर्जर और यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट एकेडमिक आउटकम को सुधारने के मकसद से किया गया है। उन्होंने बताया कि लेह के 5 ऐसे सरकारी स्कूल जहां स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है, वहां पास के दीगर स्कूलों के साथ उनको जोड़ दिया गया है ताकि मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाया जा सके और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जा सके। प्रोग्राम के दौरान मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई है कि स्टूडेंट को इससे फायदा होगा। तो हम देखते हैं लद्दाख में बहुत सारे स्कूल्स हैं और कुछ स्कूल्स तो जैसे ये गर्ल्स स्कूल ही था, एक ही कंपाउंड में, एक ही प्रीमाइसेस में 2-3 कुछ मिडिल स्कूल अलग चलता है, प्राइमरी स्कूल अलग और सेकेंडरी अलग। तो अब हमने सोचा कि जो स्कूल सेम कंपाउंड में है उनको मर्ज करा जाए, तो इससे बच्चों पर और टीचर्स पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर देखिए हमारे लिए रिसोर्सेज को हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मिडिल स्कूल के पास एक बस है, अब वो स्कूल
जैसे इस केस में वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी यूज कर सकता है। जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, अभी तक मिडिल स्कूल के बच्चे वहां नहीं आ पाते थे बिकॉज वो अलग अलग स्कूल दोनों एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे, मगर अब मिडिल स्कूल का बच्चा भी उस लाइब्रेरी में जा सकता है, तो रिसोर्सेज बेहतर यूटिलाइज होंगे। और जैसे कि अभी मैडम सीओ ने भी अपने एड्रेस में बताया, आज हमने बारामूला कुंसर ग्राउंड में गुडलक प्रीमियर लीग की फाइनल मैच मुनक़िद किए गए थे, जिसमें टीम वारीपोरा ने 3 विकेट से टीम ही इंग को हरा करके जीत हासिल कर लिया। इस मौके पर गुलमर्ग में एमएलए फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। अपने खिताब में एमएलए फारूक अहमद शाह ने दोनों टीमों को मुबारकबाद पेश की और टूर्नामेंट की कामयाबी पर ऑर्गेनाइजेशंस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों के लिए पॉजिटिव सोच और टेंशन की जिंदगी को आज़ाद करने के लिए उन्हें एक बड़ा किरदार अदा करती है और स्पोर्ट्स से नौजवान अपने आप को भी निखार पाते हैं। बहुत मेहनत की। दिस वाज देयर फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट और 64 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया, जो सिर्फ हमारे गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की टीमें थी। हमारा मिशन है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाएं। इस साल हमारे 2 मेजर जो ग्राउंड्स बन रहे हैं, टंगमर्ग में और श्राय में, और कुछ मिनी स्पोर्ट्स फील्ड्स भी बन रहे हैं। इसी तरह से एक इंडोर जो है स्टेडियम भी बन रहा है। काफ़ी हमारी कोशिश है कि उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। और आज करगिल में ही टीएफसी ग्राउंड में 52वीं स्टेट लेवल नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम हुआ और इस प्रोग्राम के अंदर लद्दाख के एलजी केविंद्र गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। उनके साथ ही एलएचडीसी करगिल के केयर टेकर सीईसी काचू फिरोज खान ले और करगिल के ईसी, डीसी, एसएसपी और कई जिला अफसरान मौजूद रहे। यूटी बनने के बाद से बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कई नए मंच मिल रहे हैं और इस एग्जीबिशन में लद्दाख के 42 स्कूलों ने हिस्सा लिया था। 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे। स्टॉल साइंस और नए नए आइडियाज पर बनाए गए थे, जिससे बच्चों के सोच टैलेंट को बढ़ावा मिल सके। टीचर्स की तरफ से कई सारे स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें बताया गया कि बच्चों को नई तकनीक के जरिए कैसे बेहतर बढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। हमने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। हमारा थीम है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री इन डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द थीम ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस साल के आरबीयूपी का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सर, हमारे इस प्रोजेक्ट का सब थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट बाय यूजिंग रेन ड्रॉप सेंसर। सर, हमने यहाँ पे डिजास्टर के बेस पे 3 विलेज बनाया गया है। सर, आपको पता है कि हमारे लद्दाख एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिसमें हमको सारे नेचुरल हजार्ड फेस करना पड़ते हैं, जैसे कि एवलांचेस, फ्लैश फ्लड, क्लॉज ब्लास्ट, इन सब का सामना करना पड़ता है। हम लद्दाख के इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जाए तो हमारी लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे भी है और हमारी लद्दाख के क्लाइमेट बहुत हार्श है, जिसने हमें इतना तरजीह देकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए लाए। सर, हमने यहाँ पर ज़्यादातर तरजीह हमने हिस्ट्री के बारे हमारे जो हिस्ट्री का जो चीज़ होता है, जो प्लेस है हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने यही बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया है। हमने अभी तक यहाँ पर जितने भी एग्जीबिशन है इनमें ज़्यादातर साइंस के रिलेटेड है। हमारे स्कूल पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम को यहाँ जो है प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और हमारा थीम है कि हम अपने एस्ट्रोनॉमी लैब को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करें। तो सर, हमने यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि कुछ मॉडल्स हमने अपने एस्ट्रोनॉमी लैब से जो है यहाँ पे लेकर आए हैं और हमने जो है इन्हें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया ताकि लोगों को पता चले कि लोग अपने जो सोलर सिस्टम या जो कॉस्मोस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में वो लोग और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उन्हें मिले। सर, लेवल साइंस एग्जीबिशन इस वक्त कारगिल के टीएफसी में यहाँ पर चल रहा है और आज के इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर केविंद्र गुप्ता जी आज मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहे और उनके हमरा एक्टिंग सीसी कारगिल और ले काउंसिल से भी आए हुए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद रहे। आपको बताते चले कि यूटी बनने के बाद से बच्चों के हुनर को निखारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे मुनक्किद किए जाते हैं। तो आज आपको बताते चलें इस
TFC में 50 से भी ज़ायद जो स्टॉल्स हैं वो हमें आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 42 स्कूल्स ने हिस्सा लिया है और लेह और कारगिल के दोनों जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग थीम्स पे यहाँ पे जो स्टॉल्स है वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिले और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह आज के इस एग्जीबिशन को लेकर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बच्चों का कहना है कि इस तरह के एग्जीबिशन से आने वाले वक्त में बच्चों के टैलेंट को निखारने का काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में और भी इस तरह के एग्जीबिशन जो है यूटी लेवल के यहाँ पे रखने चाहिए। आपको बता दें आज के इस ख़ास प्रोग्राम में जो अलग अलग स्कूल से आए हुए बच्चों के साथ साथ उनके जो टीचर्स हैं और सुबह से ही जो लोगों की जो आवाजाही है वो भी यहाँ पे इस वक्त इस एग्जीबिशन में हमें देखने को मिल रही है। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।